Okay, class, am I audible, everyone? And are the slides visible? I have restarted this thing. Okay, and the slides are visible, right? Okay, fine. So, before the break, I was explaining you about the bipolar cell. The important thing is that in both rods and cones, the phototransduction process is occurring by hyperpolarization, meaning that hyperpolarizing electrotonic potential is produced. And the subsequent thing, that is how the further transmission to the bipolar cells and ganglion cells occurs, is what I'm teaching right now. See, lots and lots of things are, have been explored from the research perspective. काफ़ी इसमें रिसर्च हुआ है और जो हमारे पास अवेलेबल अभी इंफॉर्मेशन है वो बुक्स में लिखी है और वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. तो कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर है. तो उनमें से ये एक है कि भाई हमारे पास दो तरह के बाइपोलर सेल्स है, कि एक है जो ऑन सेंटर बोलेंगे और दूसरा है जो ऑफ सेंटर बोलेंगे. तो ऑन सेंटर का मतलब कि ये कोन का, यदि ये रेड कोन है और उसका जो ये रिसेप्टिव फील्ड है, तो ये रिसेप्टिव फील्ड के ये जो यहाँ पे रेड कलर का लाइट है, तो मतलब कि इट इज ऑन. तो मतलब कि ये बाइपोलर सेल जो ये है ऑन वाला वो डिपोलराइज होगा. लेकिन यहाँ पे यदि ब्लैक लाइट है, मतलब कि यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे ब्लैक कलर है, तो मतलब कि वो ऑफ है. तो मतलब ये ऑफ वाला जो है ये डिपोलराइज होगा. लेकिन यही एक इम्पोर्टेंट है कि ये डिपोलराइज होगा तो ये हाइपर पोलराइज होगा, और ये यदि डिपोलराइज होगा तो ये हाइपर पोलराइज होगा. मीनिंग देयर आर टू डिफरेंट थिंग, ये हमेशा अपोजिट काम करेंगे. तो यही एक एक्सेप्शन है कंपेयर टू द अदर सेंसरी सिस्टम, कि एक ही इंफॉर्मेशन को दो अलग अलग बंदे लेके जा रहे हैं. देयर आर टू पाथवेज विच आर कैरिंग दिस इंफॉर्मेशन. So this is an exception. In the other sensory system, it was either there is more touch or less touch. It is determined by a single pathway. But here there is exception. तो ये ऑन सेंटर जो बाइपोलर सेल है वो ऑन गैंग्लियन सेल के साथ साइनेप्स करेगा और वो ऑप्टिक नर्व फाइबर ऊपर जाएगा कॉर्टेक्स में. ये जो ऑफ सेंटर बाइपोलर है वो ऑफ सेंटर गैंग्लियन के साथ साइनेप्स करेगा और वो ऑप्टिक नर्व फाइबर ऊपर जाएगा. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. फॉर रॉड्स के लिए ये जो पाथवे है वो इतना क्लियर कट नहीं है, क्योंकि रॉड्स है वो काफी सारे रॉड वो एक पर्टिकुलर बाइपोलर सेल के साथ साइनेप्स करेंगे. आपने यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे रॉड है और आप देखोगे कि 3, 4 या 5 रॉड्स है जो एक बाइपोलर सेल के साथ साइनेप्स करेगा, राइट. तो मतलब कि रॉड्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू डिटेक्ट लाइट, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर विजुअल एक्टिविटी. तो इसीलिए ये जो है ये ज्यादा अच्छे से ये आपको पता चलेगा ये कौन का पाथवे, इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ और सभी बुक्स में यही एक्सप्लेन किया है. So just remember that there are more rods and more number of rods synapsing with a single bipolar cell, and it is more important for detecting only light. Now we will move further. इस वाले डायग्राम में यहाँ पे ऑन सेंटर जो है वो डिपोलराइज होगा, ऑफ सेंटर हाइपरपोलराइज होगा. यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑफ सेंटर जो है वो डिपोलराइज होगा और ऑन सेंटर जो है वो हाइपरपोलराइज होगा, ये वाले डायग्राम में. Similarly, again there is no light here, so the off-center bipolar cell will will depolarize. Off-center जो है इस साइड पे वो depolarize होगा और ये वाला hyperpolarize होगा. तो ये काफी एक कंफ्यूजिंग एक सिचुएशन है, वो अभी इस डायग्राम में इस इमेज में आपको अच्छे से पता चलेगी. See, the same glutamate which is released is having different effects. केवल ये एक पूरा सेंटेंस याद रखो, सेम ग्लूटामेट इज हैविंग डिफरेंट इफेक्ट ऑन द टू बाइपोलर सेल. तो वो रिसेप्टर की विशेषता है. यहाँ पे ये मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स और आइनोट्रोपिक ये अलग अलग वर्ड्स है, वो मैं अभी यूज नहीं करना चाहूंगा और आपके लिए जरूरी नहीं है. सो जस्ट रिमेंबर दैट द ग्लूटामेट इज हैविंग डिफरेंट इफेक्ट. अभी हो क्या रहा है कि व्हेन देयर इज लाइट, यहाँ पे इस वाले कोन को जब भी लाइट होगी तो फोटो रिसेप्टर हाइपरपोलराइज होगा. हाइपरपोलराइज होने से ग्लूटामेट कम होगा. ग्लूटामेट कम होगा
तो ये ऑन सेंटर डीपोलराइज होगा और ऑफ सेंटर हाइपरपोलराइज होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको समझने में अच्छा रहेगा बाद में। I'll put these slides on the slide set later on. When there is dark, उसी जगह पे जब भी डार्क होगा तो ये डीपोलराइज रहेगा, राइट। देयर इज नो लाइट, सो इट विल बी -40 मिलीवोल्ट। -40 इसका रेस्टिंग स्टेट है, राइट। उस -40 पे ये थोड़ा थोड़ा ग्लूटामेट वो रिलीज करता ही रहेगा, राइट। दिस इज मोर ग्लूटामेट कंपेयर टू दिस। तो ये जो ग्लूटामेट की कंडीशन है, इसमें जो ऑन सेंटर जो है वो हाइपर पोलराइज होगा और ऑफ सेंटर जो है वो डीपोलराइज होगा। सो दैट वाज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ऑन सेंटर बाइपोलर ऑन गैंग्लियन सेल के साथ साइनेप्स करेगा और ऑफ सेंटर गैंग्लियन सेल के साथ साइनेप्स करेगा। सो मीनिंग दैट व्हेन देयर इज लाइट, देन द सिग्नल्स विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू दिस पाथवे दैट इट इज डिटेक्टिंग लाइट। और इसमें जो है सिग्नल्स वो कम हो जाएंगे, राइट। मतलब इसमें सिग्नल्स ज्यादा हो जाएंगे व्हेन देयर इज लाइट टू दिस पर्टिकुलर कोन। इस पर्टिकुलर कोन को जब भी लाइट मिलेगी तब यहाँ पे सिग्नल्स और फिर एक्सॉन्स में, गैंग्लियन सेल के एक्सॉन्स में, ऑप्टिक नर्व फाइबर्स में इंपल्सेस बढ़ जाएंगे, इसलिए इंपल्सेस कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंपल्सेस टोटली स्टॉप हो जाएंगे, इंपल्सेस विल डिक्रीज। व्हेन देयर इज डार्क, इंपल्सेस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगी और इस वाले में इंपल्सेस बढ़ जाएंगे। सी इट इज ऑलवेज समथिंग दैट कुछ बेसल स्टेट में कुछ है और उसी को हम बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, तो ये आपको ये समझना है। तो यहाँ तक बराबर है। आर द थिंग्स क्लियर टिल नाउ? क्योंकि और मैं थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट में डालने वाला हूँ। फाइन। सो द वन स्टेप हायर डिफिकल्टी जो अभी थोड़ी देर में आएगी, यहाँ पे इसको, ये जो पूरा मैकेनिज्म जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको सेंटर सराउंड एंटागोनिज्म बोलते हैं। हो सकता है ये 2 या 3 मार्क के लिए आ सके शॉर्ट नोट में या फिर वाइवा में। व्हाट इज सेंटर सराउंड एंटागोनिज्म? सेंटर सराउंड एंटागोनिज्म, अभी वो मैं कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। हमने बात की थी, हम ये वाले डायग्राम पहले देखेंगे। तो यहाँ पे लाइट है, मतलब कि ये वाले कोन को लाइट दिखाई दे रही है या फिर लाइट उस पर प्रोजेक्ट करेगी। लाइट प्रोजेक्ट करेगी तो यहाँ पे ग्लूटामेट कम हो जाएगा। दैट यू ऑल एग्री दैट द कोन इज हाइपरपोलराइज्ड एंड द ग्लूटामेट विल डिक्रीज। ग्लूटामेट डिक्रीज होगा तो ये जो बाइपोलर सेल है, जो डार्क वाला है, राइट, तो ये डीपोलराइज हो जाएगा बाइपोलर सेल। ये डीपोलराइज होगा तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज करेगा, जो यहाँ पे नहीं दिखाया, कि वो न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाएगा। वो न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाएगा तो इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रो, यानी इट विल बी मोर डीपोलराइज, वो ये ज्यादा वो हो जाएगा। गैंग्लियन सेल जो है फायर करना शुरू हो जाएगा, ज्यादा एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल ही हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल केवल यहाँ पे होगा, यहाँ पे, राइट। उसी तरह इसी सिचुएशन में जब भी यहाँ पे लाइट है तो लाइट होने से ये हाइपरपोलराइज होगा, ग्लूटामेट कम होगा। तो ग्लूटामेट कम होने से ये एक ऐसा टाइप का बाइपोलर सेल कि जिसको कम ग्लूटामेट पसंद नहीं है, वो हाइपरपोलराइज हो जाएगा और उसका ट्रांसमीटर यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये वाला गैंग्लियन सेल है जो उसी की तरह है, तो उसका भी फायरिंग डिक्रीज हो जाएगा। अपोजिट सिचुएशन, जब ये डार्क होगा और बगल वाला लाइट होगा, या फिर ऐसा समझ लो कि ये डार्क है केवल अभी और ये बगल वाला लाइट है दोनों, तो ये जो है दिस इज इन डार्क कंडीशन, दिस इज डीपोलराइज्ड, राइट, मीनिंग दैट इट इज इन द बेसल स्टेट। यहाँ पे डार्क कंडीशन है तो ये हाइपर पोलराइज नहीं होगा, मतलब वो रेस्टिंग स्टेट पे रहेगा। रेस्टिंग स्टेट पे -40 मिलीवोल्ट है, कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा ग्लूटामेट, मतलब जो भी नॉर्मल ग्लूटामेट है वो रिलीज होगा। वो जो ग्लूटामेट रिलीज होगा उससे वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जो है ये बाइपोलर सेल डीपोलराइज नहीं होगा लेकिन हाइपर पोलराइज होगा और यहाँ पे फायरिंग कम होगा। लेकिन ये वाला जो है जिसको ज्यादा ग्लूटामेट चाहिए, तो ये जो ऑफ सेंटर बाइपोलर सेल है वो डीपोलराइज होगा और ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा और ये ज्यादा फायरिंग करेगा गैंग्लियन सेल।
So now this is the diagram which I am explaining you कि ये सेंटर है, ये 3 डायमेंशनल, ये सेंटर है और ये सराउंड है। हमेशा हमने रिसेप्टिव फील्ड के डिस्कशन के दौरान देखा था कि अगल बगल वाले हमेशा उसको इनहिबिट करेंगे। द नेबरिंग नर्व टर्मिनल्स विल ऑलवेज हैव एन अपोजिट इफेक्ट, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू किसी चीज को रिफाइन करना और किसी चीज को अच्छे से कॉन्ट्रास्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंसरी सिस्टम में। तो ये सेंटर में लाइट गिरेगी तो ये वाला जो कोन है, अभी फिलहाल मैं जो बोल रहा हूँ उसी पे ध्यान दो, ये बगल वाले सेल्स को मत देखो। सेंटर पे लाइट गिरेगी, दिस कोन इट विल गेट हाइपर पोलराइज। हाइपर पोलराइज होने से उसका जो ऑन सेंटर बाइपोलर सेल है वो डीपोलराइज होगा, और ऑन सेंटर जो बाइपोलर सेल है वो ऑन सेंटर गैंग्लियन सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो ये जो है इसको बोलेंगे ऑन सेंटर ऑफ सराउंड, मतलब कि सेंटर ऑन है इसका और सराउंडिंग ऑफ है, मतलब कि सराउंडिंग डार्क है। ऑन सेंटर ऑफ सराउंड। इस वाले सेल को बोलेंगे ऑन सेंटर, सॉरी ये वाला जो सेल है इसको बोलेंगे ऑन सेंटर ऑफ सराउंड, मतलब कि इसका सेंटर ऑन है, सराउंड ऑफ है। इसको हम बोल सकते हैं ऑफ सेंटर, सॉरी ये वाला जो है, ये वाला जो बाइपोलर सेल है इसको हम ऑफ सेंटर, मतलब कि इसका सेंटर बंद है लेकिन सराउंडिंग चालू है। दिस इज सेंटर ऑफ सेंटर, सराउंड ऑन। तो ये एक है। तो ये जो पूरा एक सिचुएशन है कि यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो ऑन सेंटर ऑफ सराउंड जो सेल है वो फायर करेगा। हॉरिजॉन्टल सेल इसमें क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? हॉरिजॉन्टल सेल इसी चीज को ज्यादा एक्सेंचुएट करेंगे या फिर इसी चीज को ज्यादा बढ़ाएंगे। इसी चीज को ज्यादा बढ़ाएंगे कैसे? तो ये आपको मैं अभी अगले स्लाइड में मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले तो कि हॉरिजॉन्टल सेल्स आर इनहिबिटरी। हॉरिजॉन्टल सेल्स दे आर इनहिबिटरी टाइप ऑफ इंटरन्यूरॉन एंड दे रिलीज गाबा। वो लोग गामा एमिनोब्यूटरिक एसिड रिलीज करेंगे। जब भी वो खुद स्टिमुलेट होंगे तब वो बाकी के सेल्स को गाबा रिलीज करके इनहिबिट करेंगे। मीनिंग दैट when these two cones, ये नेबरिंग कोन्स जो है जब वो अंधेरे में होंगे, राइट, मीनिंग दैट जो ये जो है यहाँ पे इसका ये डीपोलराइज रहेगा, राइट, दिस इज रिमेनिंग डीपोलराइज इन द रेस्टिंग स्टेट। मोर अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट इज रिलीज कंपेयर टू दिस। वो मोर ग्लूटामेट जो है वो ये हॉरिजॉन्टल सेल को स्टिमुलेट करेगा। हॉरिजॉन्टल सेल जैसा स्टिमुलेट होगा यहाँ पे गाबा रिलीज करेगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ये सेंटर ऑन है, तो मतलब यहाँ पे ये ऑलरेडी ये हाइपर पोलराइज होगा तो उसको और ज्यादा हाइपर पोलराइज करेगा। हॉरिजॉन्टल सेल विल, द नेबरिंग हॉरिजॉन्टल सेल विल हाइपर पोलराइज द सेंट्रल वन मोर। तो मतलब उसी चीज को उन लोग ने बढ़ा दिया। तो इज दिस क्लियर? The horizontal cells basically they are contributing, right, to the already to this effect that they will refine it. Okay, so this is very important to understand this concept, क्योंकि ये concept बाद में वापस से ये वीडियो के फॉर्म में रहेगा। तो अभी कोई डाउट है तो मैं अभी और 2-3 बार बोलने के लिए रेडी हूँ। See this thing. नाउ ऑन सेंटर बाइपोलर सेल, ऑन सेंटर ऑफ सराउंड भी बोलेंगे उसको, क्योंकि वो जब भी तभी रिस्पॉन्स करेगा तभी वो सेंटर ऑन होगा। तो दिस टाइप ऑफ बाइपोलर सेल इज नोन एज ऑन सेंटर ऑफ सराउंड एंड दिस इज नोन एज ऑफ सेंटर ऑन सराउंड। तो ऑन सेंटर जो है वो डार्क में कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा लेकिन लाइट में वो एक्साइट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देख लो कि इट विल रिस्पॉन्स इन लाइट, डार्क में वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। ऑफ सेंटर विल हैव सम बेसल रिस्पॉन्स इन डार्क बट इट विल गेट इनहिबिटेड इन लाइट। मतलब कि जो ऑफ सेंटर सेल है, दिस वाला सेल, राइट, दिस ऑफ सेंटर सेल, दिस वाला, ये जो ऑफ सेंटर है इसको ऑफ सेंटर बोलेंगे। तो व्हेन देयर इज सेंटर इज ऑफ इट इज फायरिंग, राइट, बट व्हेन द सेंटर इज ऑन इट विल गेट इनहिबिटेड। तो ये अच्छे से कंसेप्ट समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस इज नोन एज दिस मैकेनिज्म, ये पूरा जो मैंने आपको समझा इसको सेंटर सराउंड एंटागोनिज्म बोलेंगे, which is very important to appreciate border and contrast in the visual scene. Now ये this is the other image, just understand this कि हमेशा मैंने आप जैसे आपको बताया, जैसे आप when you are reading book on when you are looking at the slide, this slide, you are reading the words, आप सभी वर्ड्स पढ़ रहे हो, तो कहीं पे ये जैसे ये बॉर्डर है, कहीं पे ये इमेज क्लियरली डिफाइंड है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसी तरह हमारे विजन में कैसा होगा कि यहाँ पे ये कोन है, यहाँ पे लाइट है, ये लाइन इसलिए ड्रॉ की है ताकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट है और यहाँ से लाइट कम होगी, ये लाइट है, यहाँ पे लाइट कम होगी, तो ये एक डिफाइनिंग बॉर्डर है, इसी का ये एक डिफाइनिंग बॉर्डर है। यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट कम हो जाएगी, तो ये डिफाइनिंग बॉर्डर है, दिस इज द डिफाइनिंग बॉर्डर। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हेन दिस पर्टिकुलर कोन इज इन लाइट एंड दिस इज इन डार्क, इसका नेबरिंग कोन है वो डार्क में है, तो ये कोन जो है लाइट होने की वजह से इट विल गेट हाइपरपोलराइज, हाइपरपोलराइज होगा तो ग्लूटामेट कम हो जाएगा। यहाँ पे ये पढ़ा हुआ ये लिखा हुआ पढ़ना है कि ग्लूटामेट कम हो जाएगा, तो ये ग्लूटामेट कम होने की वजह से ऑन सेंटर ये डिपोलराइज हो जाएगा और ये फायर करेगा, यहाँ पे अपोजिट इफेक्ट आएगा। और आप ये देख लो कि इसी को ये हॉरिजॉन्टल सेल कैसे इसको बढ़ाएगा कि ये जो बगल वाला जो कोन है वो डार्कनेस में होने की वजह से इट विल कंटिन्यूसली रिमेन इन द डिपोलराइज स्टेट, more glutamate is released, that more glutamate will stimulate horizontal cell and that horizontal cell will inhibit this, मतलब इसको और inhibit करेगा, meaning that the horizontal cell completes the work of lateral inhibition this way. So these are the antagonizing effect और इसको center surround antagonism है। You have to write it in a particular way with the help of diagram, you have to explain if this is asked. So this is known as center surround antagonism. So see, now the example which I am going to give you here is that why do we require two channels? Why do we require two channels for the same signal? Why do we require two channels for the same signal? ऐसा क्यों नहीं कि भाई ज्यादा है या कम है, उसी चैनल से आप बता सकते हो कि एक्शन पोटेंशियल कम या ज्यादा करके। Why do we require two channels? So any guesses, any rough idea? So as to clearly see the boundaries of the object or to see with more clarity, 40% true, not the answer which I am looking for. जो मैं एग्जांपल दूंगा उससे आपको एकदम सच्चे से पता चल जाएगा। एटलीस्ट इतना तो आप सबको पता चल गया कि उसी पर्टिकुलर सिग्नल, जैसे कि यहाँ पे लाइट है, तो वो लाइट है वो डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इम्पल्सिस बढ़ जाएंगे और इसमें इम्पल्सिस कम हो जाएंगे, राइट। तो ये दो चैनल की जरूरत इसलिए है। नाउ आई शैल एक्सप्लेन यू। Define the boundary and depthness. Okay, not the answer. Okay, signal does not mix. Okay, okay. Let me explain. See, right now, आपको जैसे मान लो कि मैंने आपको एक कार दी है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू वन, बट लेट्स से आपको मैंने एक कार दी है, a BMW or let's say an Audi car, right? The boys will be very much interested. So that car only has an accelerator. उस कार में ऑटोमेटिक है, राइट, तो आपको केवल पैडल प्रेस करना है। यहाँ पे हम गियर वाली कार की बात नहीं करेंगे, इट डजंट हैव अ गियर बॉक्स, राइट। राइट नाउ यू आर सिटिंग इन अ कार इन अ BMW विच इज ऑटोमेटिक, और आपको केवल उसमें एक्सेलरेटर है, उसमें ब्रेक नहीं है, इट इज हैविंग ओनली एन एक्सेलरेटर, राइट। और अभी वो स्टेडी है, अभी मतलब अभी वो चालू करके रखिए लेकिन अभी वो स्टेडी है। आपको अभी मैं एक कंडीशन देता हूं कि आपको वो कार चलानी है, केवल एक्सेलरेटर वाली कार, और आपको ट्राई ये करना है कि आपको 100 से लेके 100 किलोमीटर तक, मतलब की स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर से लेके 100 किलोमीटर पर आवर के बीच में जो सभी स्पीड है वो अचीव करनी है अच्छे से। मीनिंग दैट
आपको 0 से 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 6, 7, 8, 9, 10, वो सभी स्पीड आपको अचीव करनी चाहिए. इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड. इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड. यू शुड बी एबल टू डॉक्यूमेंट इट. अब आप मुझे बताओ कि आप केवल एक्सेलरेटर वाली जो कार है उससे अचीव कर पाओगे? रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, in the online this WhatsApp. Will you be able to document all speed? Yes, class, will you be able to document all speeds? Yes or no? The car is having only the accelerator. No, it's difficult. Yes, it's difficult. It's difficult. Okay. Meaning that अब आप अभी कार स्टेडी है, आपने जैसे उस पे एक्सीलरेटर पे पैर मार दिया तो वो 100 से सीधा 10-20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, राइट? सो मतलब वो इतने इंक्रीमेंट्स में होगा. लेकिन मान लो कि मैंने आपको ब्रेक दी है, तो आप क्या करोगे कि अगर आपने एक्सीलरेटर प्रेस किया, 0 से 10 हो गया, तो आप उसको कम करके आप वो बीच की स्पीड रख पाओगे. You can achieve that speed. You can achieve that 2 kilometer per hour, 3 kilometer per hour, 4 kilometer. वो स्पीड आप अचीव कर पाओगे. मीनिंग दैट इफ आई एम along with the accelerator, मैं आपको यदि ब्रेक भी देता हूँ तो आप वो बीच की सभी स्पीड अचीव कर पाओगे. 1, 2, 3, 4, all the speeds. Meaning that when we are talking about color, we are not talking about absolute red or absolute blue or absolute green. रेड की केवल बात करें तो रेड में तो बहुत सारे ग्रेडेशन है. When we are talking about red, now see the image on your screen. रेड की बात करें तो ये टोटल रेड है और ये पूरा ग्रेडेशन है. ये पिंक है, लेट्स से पिंक बात करें तो ये रेड का पूरा ग्रेडेशन है, राइट? सो इफ यू वांट टू बी एबल टू एप्रिशिएट और अचीव all the different shades, then you require a brake and accelerator both. आपको ब्रेक भी चाहिए और एक्सेलरेटर भी चाहिए. तो यही काम यहाँ पे ये करेगा. क्या? ये दो पाथवे. When there is light, right? ये तो टोटल लाइट है, ये तो टोटल रेड कंडीशन है, राइट? When there is light, this is total light, right? बट लेट्स से कि ये रेड नहीं है और ये रेड और ये पिंक कलर है, तो इसका फायरिंग कुछ होगा और इसका भी कुछ होगा, राइट? इट विल बी डीपोलराइज्ड. देयर विल बी सम सिग्नल्स यहाँ पे और इसके कुछ फायरिंग इंपल्सेस होंगे. दिस विल गेट हाइपर पोलराइज. लेकिन ये टोटली जीरो नहीं हो जाएगा ये फायरिंग, ये कुछ फायरिंग रहेगा. देयर विल बी सम फायरिंग, इट विल नॉट बी जीरो. तो ब्रेन को क्या पता चलेगा कि ऑन सेंटर में कुछ फायरिंग है और ये ऑफ सेंटर है उसमें भी कुछ फायरिंग है, तो वो उसको उस तरह से डिटेक्ट करेगा. देयर विल बी दिस पर्टिकुलर डिटेक्शन that this particular light which is seen, it is of one particular shade. So this is the main difference when we talk about vision and the other sensory systems, that there are two channels to inform the same signal. एक सिग्नल को दो चैनल इन्फॉर्म करेंगे कि this is how it is there in the visual field. तो उस हिसाब से आप जो भी बीच वाले जो सभी शेड्स है आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे. You can see this is total red and this is total pink. So I hope this makes sense. Is it clear to everyone? This car analogy I gave so that you are able to understand this better. आपको केवल इसमें यही याद रखना है कि दो टाइप के बाइपोलर सेल्स है, दो टाइप के गैंग्लियन सेल्स है जो लाइक दे आर डूइंग दिस वर्क ऑफ इन द विजन. नाउ द अदर सेल्स, हॉरिजॉन्टल एमाक्राइन और गैंग्लियन सेल्स क्या काम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा थर्सडे को. लेकिन अभी हमारे पास आधा घंटा है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू थ्रू सम टॉपिक लाइक आई मूवमेंट्स अंडर कंट्रोल.
which is also important. I just wanted to give you this change, क्योंकि गैंग्लियन सेल्स का पूरा जो डिस्कशन है उसमें यदि मैं डीप में जाऊंगा तो इट विल बी राइट नाउ डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड. So, eye movements in the control, there are recti muscles, हमको पता है कि there are agonist, antagonist, there are yoke muscles, ये बहुत ही important है. The students who will have practical of third, fourth and fifth grade in now are the luckiest students, and they have to answer everything regarding the eye movements. तो न्यूरल कंट्रोल क्या है? तो हमको पता है कि थर्ड, फोर्थ एंड द सिक्स्थ नर्व they are interconnected by way of medial longitudinal fasciculus. So medial longitudinal fasciculus की हमने बात की थी जब भी हम descending tracts के बारे में डिस्कस कर रहे थे, that this is the tract which is important or it is concerned with controlling and coordinating the movements of eyes, head and neck. आँख, सर और गले को वो कोऑर्डिनेट करेंगे so that you know आपके बॉडी का कोई भी पोजीशन हो तो इनका भी पोजीशन उस हिसाब से होना चाहिए. योर बॉडी इज एनी इन अंडर एनी पोजीशन, देन द पोजीशन ऑफ आईज, हेड एंड नेक शुड आल्सो बी इन अ पर्टिकुलर एंगल. दिस इज द पाथवे, दिस इज द पाथवे फॉर ऑक्यूलर मूवमेंट. फिलहाल तो अभी आप ये पढ़ो, मैं आपको समझाऊंगा क्या होगा. सी, इफ यू आर लुकिंग एट समथिंग, then the signals are going to go to the occipital cortex, which is the vision center. occipital cortex में एरिया नंबर 17 में जाएंगे इम्पल्स, 17, 18, 19 में. और मान लो कि वो जो इमेज जो आप देख रहे हो उसकी पोजीशन चेंज हो गई. फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट फील्ड में फील्डिंग कर रहे हो, बैट्समैन ने एक शॉट लगाया एंड यू आर लुकिंग एट द बॉल कि बॉल कहाँ जा रहा है. तो आप जाहिर है कि आप अपना गला और वो पूरा सर हिलाओगे, बॉडी हिलाओगे वो पकड़ने के लिए. तो you are looking at the ball, so the impulses are present in the occipital cortex, and वहां से occipital cortex से impulses initiate होंगे. तो visual stimuli will go by occipitotactal और occipitocollicular. tactum जो एरिया है वो मिड ब्रेन के पीछे वाला हिस्सा है. तो occipital cortex से मिड ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में impulses जाएंगे और साइमल्टेनियसली ऑडिटरी और इक्विलिब्रियम सेंटर्स भी इन्वॉल्व है. सेमी सर्कुलर कैनाल, आपको जंप करना है, आपको भागना है, आपका सर हिलेगा तो इक्विलिब्रियम सेंटर से भी इंपल्सेस जाएंगे सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और प्री टैक्टल न्यूक्लियस में. और ये जो दो सेंटर्स है वो पूरे सभी ऑक्यूलर मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करते हैं, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई एंड प्री टैक्टल न्यूक्लियस. तो यहाँ से इंपल्सेस मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस से जाएंगे और थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ नर्व्स को इनर्वेट करेंगे और ऑक्यूलर मूवमेंट्स होंगे. तो दिस इज द एंटायर थिंग. व्हाई द सिग्नल्स आर स्टार्टिंग एट द ऑक्सिपिटल कॉर्टेक्स? बिकॉज आपके पास ऑलरेडी कुछ इमेज है और उस इमेज के बेसिस पे आपको आगे की मूवमेंट्स करनी है. आप बॉल को देख रहे हो और बॉल को देखने से आगे आपको अभी आपका हेड एंड नेक हिलाना है और आपको ऑक्यूलर मूवमेंट्स करनी है. सो दैट द इमेज ऑफ द बॉल स्टेज इन योर फील्ड. बॉल की इमेज आपके आंख में बनी रहे, आपके विजुअल फील्ड में बनी रहे, उसी के लिए ये ऑक्सिपिटल कॉर्टेक्स से वो इनिशिएट होगा. सो दिस इज द मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस. दिस एंटायर ट्रैक्ट इज द एमएलएफ. तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आपको ये केवल ये याद रखो कि मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस यहाँ पे ऑक्सिपिटल कॉर्टेक्स से सिग्नल्स जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्री टैक्टल न्यूक्लियस और सुपीरियर कॉलिक्यूलस है और फिर यहाँ से थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ नर्व्स में जाएंगे इंपल्सेस. वेस्टिबुलर अपैरेटस भी इसमें हेल्प करता है. नाउ द सुप्रा न्यूक्लियर कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट्स. बहुत सारे आई मूवमेंट्स है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ थोड़ी देर में. What I'll do is I'll just go through this thing. How many type of eye movements are there? Saccadic, smooth pursuit. अभी ये आपको मैं स्लाइड वीडियो दिखा के ही अच्छे से बता पाऊंगा. नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स.
Class, are you able to see the video? Are you able to see and hear the video? This is normal pursuit. Okay, so that was this, and now another video of saccades. Okay, I should just simply open it. Okay, that was an image, sorry. So this video which you just saw, this video was saccade. Saccade क्या काम करते हैं, तो वो मैं आपको saccade बहुत ही important movements है, तो वो सबसे पहले मैं कवर करता हूँ। काफी टाइम कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि whenever you are looking at a person or any image, तो the entire image is formed under the retina, लेकिन फोविया पे कुछ ही हिस्सा बनेगा। आप फोविया से पूरे फेस को रीड करना चाहोगे तो आपको आईज को आपको मूव करनी होगी। यू विल हैव टू मूव योर आईज अ लॉट सो दैट all the parts of the face are formed on the fovea because the fovea has the best acuity। तो जब भी आप किसी चेहरे को या किसी कोई भी और इमेज में आप देखोगे तो आपका फोविया यहाँ से जाएगा यहाँ पे यहाँ जाएगा, काफी बार आंख में जाएगा, फिर चीक्स पे जाएगा, नोज पे जाएगा, लिप्स पे जाएगा, चिन पे जाएगा, ईयर पे जाएगा, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स करेगा। तो जो दूसरा वीडियो मैंने आपको दिखाया वो सैक्केड्स का है, इसको सैक्केड्स बोलते हैं। ये काफी हद तक इनवॉलंटरी रहता है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू
रीड अ पर्सन और इवन रीड अ बुक. व्हेन यू रीड अ बुक, आपको बुक पढ़नी है, तब मैंने बताया था कि आप हर एक इमेज को फोबिया में लाना है, हर एक वर्ड को आपको फोबिया में लाना है. तो आप क्या है कि आइज को ऐसा मूव करोगे. फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन ट्राई इज दैट, आप अपने ब्रदर या सिस्टर या घर पे कोई भी हो, आप उनको बुक पढ़ने के लिए बोल सकते हो और इस पोजीशन में बुक पढ़े ताकि आप उनकी आंख देख पाए और आप देखना फिर कैसे वो उनकी आंख खिलेगी. सो दीज आर दी मूवमेंट, सैकेडिक मूवमेंट, मूड परस्यूट, देन वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स बताया हमने. वर्जन सिस्टम है वो मैं आपको वो बताता हूँ, मेरे पास इसका वीडियो नहीं है. सो saccades are sudden jerky conjugate eye movement that occur as the gaze shift from one object to another. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए ये मूव करेंगी, so that the image will form on the fovea. They are normally voluntary but they can be involuntary as well. saccade. Mood pursuit मतलब कि आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को आप ट्रैक करोगे. some object is moving, some image is moving in the visual field and you are tracking that, and what you are doing that you want to keep the image focused, so you will move your eyes. So this is smooth pursuit. So this is that. Now vergence मतलब क्या कि converge and diverge. Vergence means converge and diverge, meaning that from a far object, if you want to look at a near object, your eyeballs will converge. तो वो converge उसको vergence movement बोलते हैं और इससे डेप्थ का भी appreciation होता है. So this is one type of movement. Vestibulo-ocular reflex, ये इसको डॉल्स आई मूवमेंट भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल वो जो गुड़िया आती है, गुड़िया आप बचपन में गुड़िया से खेलते हो तो आप उसका सर हिलाओगे तो आई बॉल अपोजिट मूवमेंट में मूव करेंगी. दैट इज बेसिकली ऑक्यूलोकेफालिक वेस्टिबुलो-ocular reflex. You move your head to the right, the eyes will move to the left. So this is vestibulo-ocular reflex. फिर आता है ऑप्टोकाइनेटिक सिस्टम. तो केवल देखो, ये इसका शॉर्ट नोट मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन ये आप केवल उसके नाम याद रखो. मोस्ट कॉमन ऑफ saccade एंड स्मूथ परस्यूट और ऑप्टोकाइनेटिक सिस्टम, और ये सब नाम याद रखना है आपको. व्हाट इज ऑप्टोकाइनेटिक सिस्टम? इमेज ऑफ द वर्ल्ड इज केप्ट स्टडी ऑन द रेटिना. आपका हेड जब भी रोटेटेड रहेगा, व्हेन द हेड इज रोटेटिंग, राइट, द इमेज ऑफ द वर्ल्ड इज केप्ट स्टडी ऑन द रेटिना. For example, in a merry-go-round, your head is rotating, right? The image of the world is kept steady. So this is, not commonly it can be elucidated. So optokinetic system and position system. Position maintenance. So this is a type of, this system helps to maintain a specific gaze position by flips and drifts. So you can just go through this thing whenever time permits. It is not so important, so I'm not taking it in an elaborate fashion. I'm just I've showed you a video and just I've read this slide. Main चीज क्या है कि abnormalities मुझे आपको बतानी है. What is strabismus? What is squint? આપણે ગુજરાતીમાં આને ડાફા કહે કે આ ડાફો છે એવું we say this. What it means? Meaning that one eye is looking in one direction and the other eye is looking in another direction. That is known as squint or cross eye, meaning that both the eyes are not looking in a one coordinate. So strabismus बोलते हैं, squint बोलते हैं. एनाटॉमी में हेड एंड नेक में ये आपको कवर किया होगा शायद कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो सकता है, वर्टिकल प्लेन में हो सकता है, या फिर ऑब्लिक प्लेन में स्ट्रैबिस्मस हो सकता है. और जैसे कि ये राइट आई लेफ्ट आई स्ट्रेट देखेगी, तो इवन इन अंडर रेस्टिंग कंडीशंस दिस राइट आई विल बी लुकिंग एट दिस पॉइंट. फिर ये वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस है, ये ऑब्लिक स्ट्रैबिस्मस. So these are different types of strabismus. What is strabismus? Visual axis of the two eye are not parallel, they are not aligned. Misalignment is known as squint. Nystagmus क्या होगा? तो nystagmus के लिए कि ये आखिरी वीडियो है जो मुझे बताना है आपको. वीडियो See, you can see this.
So basically, this is how nystagmus. It is regular rhythmic involuntary oscillatory movement of the eye, and disturbance in cerebellum, visual pathway, vestibular apparatus, semicircular canal. There are lots and lots of etiologies. So that was regarding the nystagmus. तो ocular movement में आप लोग देख लो कि मैंने यहाँ पे ये जो pathway है important है, और this different ocular movement, the name you should remember, and then comes the accommodation in the pupillary aperture. What I'll do is I'll just end this session here because I know this is very exhausting, and if you have any doubt you can ask me.